11 अगस्त 2025 हरियाणा के भिवानी जिले में एक भयानक कत्ल होता है। हजारों लोग सड़कों पर उतर जाता है। हर इंसान एक ही मांग करता है, मनीषा को इंसाफ दो, इंसाफ दो। 19 साल का मनीषा, जिसने अभी अभी अपना जिंदगी का असली सफर शुरू किए थे, कि उसकी लाश सिंगानी गांव में नहर के पास एक खेत में खौफनाक हालतों में मिलते हैं। पोस्टमार्टम करने वाला डॉक्टर का भी कलेजा कांप गया, क्योंकि मनीषा को दोनों किडनी और बच्चादानी गायब थे। गले में करीब 30 सेंटीमीटर लंबा गहरा घाव था। उसका चेहरा ऐसा बिगाड़ दिया गया था जैसा किसी ने उस पर एसिड डालकर जला दिया गया था। और सबसे बड़ी बात, उसके दोनों आंखें भी पूरी तरह से नष्ट कर दिए गए थी। क्लियर था कि जिसने भी इस घटना को अंजाम दिया था, उसने सिर्फ मनीषा को मारा ही नहीं, बल्कि पूरी समाज में एक डर और दहशत फैलाना चाह रहा था। आखिर कौन था मनीषा? क्या हुआ था उसके साथ? किसने मारा था उसे, वो भी इतना बेरहमी से, जिसके लिए हजारों लोग सड़कों पर उतरे थे इन सब के लिए। हेलो गाइस, मेरा नाम है मुन्ना और आप देख रहे हैं द एक्सप्लेन क्राइम हिस्ट्री, जहां हम ऐसी सच्ची कहानियां लाते हैं जो समाज को हिला के रख देते हैं। आज का जो कहानी है वो हरियाणा के भिवानी डिस्ट्रिक्ट में मनीषा प्रिया हत्याकांड का। हम आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि इस वीडियो को आप लास्ट तक देखें और मनीषा को इंसाफ दिलाने के लिए हमारा साथ दें। तो आइए इस पूरी घटना को समझते हैं हमारा दोस्त कुमार से। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं कुमार। आज की जो सच्ची कहानी है हरियाणा के भिवानी जिला से है। मनीषा एक 19 साल की लड़की थी जो अभी 12वीं क्लास पास की थी। उसका सपना था डॉक्टर बनके लोगों की सेवा करना, लेकिन घर वालों की स्थिति ऐसी नहीं थी कि उसकी पढ़ाई डॉक्टर की करवा सके या नर्सिंग की पढ़ाई करवा सके। फिर उसने सोचा कि पास ही के सिंघानी एक स्कूल है, उसमें जाके वो प्ले स्कूल में बच्चों को पढ़ाना स्टार्ट कर देती है। उसी से पढ़ाई से जो पैसे मिलते हैं उसके पैसों से अपनी भी पढ़ाई पूरी करने के लिए सोचती है। 11 अगस्त 2025 को हर रोज की तरह सुबह पढ़ाने स्कूल गई। तकरीबन 2 बजे के बाद वहाँ से जब निकली तो अपने पिता को फ़ोन करती है और बोलती, पिताजी मैं आज लेट आऊँगी कि मैं आइडियल नर्सिंग कॉलेज जा रही हूँ, BSc की जो पढ़ाई करनी नर्सिंग की, उसके एडमिशन के बारे में पता करने। उसके बाद पिता ने बोला ठीक है चली जाओ। लेकिन शाम हो जाती है, घर वो वापस नहीं आती है। तकरीबन 6:30 बजे के आसपास संजय के मोबाइल पे मनीषा का फ़ोन जाता है, लेकिन संजय फ़ोन उठाने से पहले उसका फ़ोन कट जाता है। संजय तुरंत उसको कॉल बैक करता है, लेकिन जब कॉल बैक करता है तो वो फ़ोन बंद बताने लगता है। अब जब फ़ोन बंद बताने लगता है तो संजय दोबारा कॉल करता है, मतलब कई बार फ़ोन करता है लेकिन फ़ोन बंद बताने लगता है। अब संजय को थोड़ा घबराहट होने लगी। वो सोचने लगा ऐसी क्या बात हो गई जो फ़ोन आया और तुरंत कट गया, जब मैं मिला रहा हूँ तो फ़ोन स्विच ऑफ आ रहा है। वो तुरंत वहीं पहुँचता है जहाँ पे उसने बताया था कि हाँ, जो कॉलेज गई थी वो BSc नर्सिंग के एडमिशन के बारे में पता करने। वहाँ जब पहुँचता है तो वहाँ जो कर्मचारी थे, 3 कर्मचारी मौजूद थे वहाँ पे, उनसे पूछता है कि यहाँ पे कोई मनीषा नाम की लड़की आई है। तभी उन्होंने कहा यहाँ कोई मनीषा नाम की लड़की नहीं है, लेकिन वो तीनों कर्मचारी नशे में थे। वहाँ पे शराब की बोतल भी पड़ी थी और उनकी बातों में ऐसी बहकपना आ रही थी और महक भी आ रही थी। तभी संजय को शक होता है। अच्छा, कॉलेज में वो तीनों नशे में थे? वो सब नशे में थे, जो 3 मौजूद थे कर्मचारी वो नशे में थे। तभी संजय को थोड़ा शक हुआ। वो तुरंत क्या करता है, 112 पे सूचना करता है पुलिस को। संजय कि अब सूचना देता है कि ऐसी सी बात है। पुलिस वहाँ पे जो 112 नंबर की गाड़ी होती है तुरंत पहुँचती है वहाँ पे, मतलब वो पूछते हैं कि कहाँ पे है, वहाँ पहुँचती है। उसके बाद जब पुलिस पहुँचती है तो जब पुलिस वालों ने देखा कि ये तो तीनों नशे में है, फिर भी पुलिस वालों ने जब उनसे पूछताछ की तो उन्होंने बोला कि सर यहाँ कोई मनीषा नाम की लड़की नहीं आई है और ना ही सुबह से कोई एडमिशन के बारे में पता करने के लिए कोई लड़की नहीं आई है। तभी पुलिस वालों ने कहा कि हमें CCTV फुटेज दिखाओ जो ये कैमरा लगे हैं। अच्छा, जो कॉलेज में लगे? हाँ। तो वहाँ के जो कर्मचारी हैं जो तीनों, उन्होंने बोला साहब जो रिकॉर्डिंग रूम है वो उसमें ताला लगा है, वो बंद है, यानी अगर आपको CCTV फुटेज चाहिए तो आप कल आना। पुलिस ने ज़्यादा उनसे सवाल जवाब भी नहीं किए। और वो किस लिए नहीं किए, दारू पिए थे इसलिए या कोई और बात थी, ये तो नहीं बता सकता है। पुलिस वाले वहाँ पे वापस हो जाते हैं और संजय से कहते हैं आप अपने नज़दीकी पुलिस स्टेशन जाओ और वहाँ पे अपनी बेटी की मिसिंग की रिपोर्ट दर्ज करो। वो तो वहाँ से चली जाती है,
संजय पहुंचता है लुहारू के पुलिस स्टेशन, लुहारू पुलिस स्टेशन। जब लुहारू पुलिस स्टेशन पहुंचता है और संजय अपनी बेटी की मिसिंग रिपोर्ट के बारे में बताता है कि सर ऐसी ऐसी बात है, तो वहां पे सारे जो मौजूद थे पुलिस वाले, दरोगा, मतलब उसकी बात सुन के वो हंसने लगते हैं। वो बोलते हैं अंकल आपकी लड़की आ जाएगी, क्यों परेशान हो। वो पुलिस वाले वहां पे उसकी बात, संजय की बात को सुनकर हंसने लगते हैं। बोलते हैं अंकल क्यों परेशान हो, आपकी लड़की आ जाएगी, जब मन भर जाएगा 1-2 दिन में आ जाएगी। तो कोई बोलता है कि आपकी लड़की किसी लड़के के साथ भाग गई होगी। अच्छा, पुलिस वाला ऐसा मजाक कर रहे हैं संजय से, और 1-2 दिन में आ जाएगी जब उनका मैरिज सर्टिफिकेट लेके, आप परेशान मत हो। संजय को ये बातें सुनकर बहुत खराब लगा। एक बाप को तो अच्छा नहीं लगेगा ऐसा ऐसा कर दो उसका बेटी के बारे में, और उसका रिपोर्ट नहीं लिखते हैं उसका, और उसको वापस कर देते हैं। संजय वापस चला जाता है। दूसरे दिन फिर आता है संजय, जब वो ढूंढ रहा था लेकिन उसकी बेटी नहीं मिली। संजय दोबारा आता है दूसरे दिन, जब संजय 12 अगस्त 2025 को फिर पहुंचता है अपनी बेटी मनीषा की मिसिंग रिपोर्ट दर्ज कराने, तो पुलिस के पास जाता है। फिर पुलिस के पास जाता है। तब वहां के पुलिस वालों ने, कौन से थाना में जाता है? लुहारू। तब पुलिस वालों ने उसकी बात को संज्ञान में लिया, तब उसकी रिपोर्ट दर्ज की। उसके बाद 13 अगस्त 2025 को डाड़ी लक्ष्मण गांव का किसान फोन करता है पुलिस को कि साहब वो जो कॉलेज है, आइडियल नर्सिंग कॉलेज है, वहां से तकरीबन 1 किलोमीटर दूर एक नहर के पास, सिंघानी नहर के पास एक लाश पड़ी लड़की की, बड़ी बेरहमी हालत से, जिसकी शक्ल भी नहीं पहचानी जा रही है। पुलिस पहुंच के जब देखती है तो उन लोगों का कलेजा एकदम कांप जाता है, क्योंकि लाश इतनी बेखौफनाक थी वो कि देखने वालों की रूह कांप जाए। उसके बाद पुलिस को ध्यान आता है कि 12 तारीख को संजय ने अपनी बेटी मनीषा की रिपोर्ट दर्ज कराई थी, हो सकता है ये लड़की वही तो नहीं है। तब पुलिस संजय को फ़ोन करती है और फ़ोन करके बोलती कि आप इस जगह पे आ जाओ और यहाँ पे एक लड़की की लाश मिली है शिनाख्त के लिए। संजय तुरंत वहाँ पहुँचता है और जैसे उस लाश को देखता है, देख के वो तुरंत वहीं पे रोने लगता है। उसकी आंख से आंसू नहीं बंद हो रहे थे, उसका कलेजा एकदम छन्नी छन्नी हो जाता है, क्योंकि लाश उसकी बेटी मनीषा की थी। अब पुलिस को जब पता चल गया कि इसी की बेटी की लाश है, पुलिस शव को कब्जे में करती है और लाश को पोस्टमार्टम के लिए भेज देती है। पोस्टमार्टम की जब रिपोर्ट आती है ना, तो पूरे हरियाणा प्रदेश को हिला के रख देती है, क्योंकि उस रिपोर्ट में ऐसा था कि मनीषा की दोनों किडनी और बच्चेदानी गायब थी और आंखें उसकी बिल्कुल पूरी तरह से नष्ट कर दी गई थी। उसके गले में तकरीबन 30 सेंटीमीटर लंबा और गहरा घाव था। इतनी खौफनाक तरीके से उसको मारा गया था। मतलब ऐसे तो कोई जानवर को भी नहीं मारता है, इस तरीके से मारा गया। चेहरे में उसके एसिड डाला गया था, चेहरा मतलब जल गया था एक तरीके का। यह खबर पूरे प्रदेश में आग की तरह फैल गई। उसके बाद हजारों लोग सड़कों पर उतर आए, अस्पताल में हजारों लोग आ गए और पोस्टमार्टम की रिपोर्ट को सुन के पूरे हरियाणा में फैले आग की तरह एकदम। उसके बाद लोग सड़कों पर उतर आए कि इतनी बेरहमी से आखिरकार हत्या की और पुलिस ने कुछ किया नहीं। अब सवाल यही था लोगों का कि अगर समय रहते पुलिस संजय की रिपोर्ट दर्ज कर लेती तो शायद आज मनीषा जिंदा होती और जो आरोपी थे वो शायद पकड़ गए होते। लेकिन पुलिस शायद किसी को बचाना चाहती थी, शायद, या क्या बात थी ये तो अभी सीबीआई जांच होगी तब पता चल जाएगा। अब लोग बॉडी लेने से इनकार कर दिए, लोग बॉडी लेने के लिए इनकार कर दिए और बोले मेरे को इंसाफ चाहिए। ये खबर, लोगों को इंसाफ चाहिए, ये खबर मुख्यमंत्री नायब सैनी तक पहुंच गई। जो हरियाणा के मुख्यमंत्री हैं वहां के नायब सैनी तक पहुंच गई। 15 अगस्त को भिवानी एसपी मान सिंह को तबादला कर दिया गया। लुहारू थाना के एसएचओ और 5 पुलिस कर्मचारी निलंबित कर दिए गए। लुहारू थाना के एसएचओ और 5 पुलिस कर्मचारी निलंबित कर दिए गए। जो निलंबित कर दिए गए मतलब लाइन हाजिरी कर दी गए, जो वहाँ जांच करने गए थे, इसलिए कि मतलब ये जांच ठीक से नहीं की ना। लोगों का गुस्सा, हजारों लोग सड़कों पर उतर आए थे ना, इसलिए उनको एसएचओ को और 5 पुलिस कर्मचारियों को निलंबित कर दिया गया, मतलब लाइन हाजिर कर दिया गया। इसके बाद नई जिम्मेदारी मिली एसपी सुमित कुमार को। एसपी सुमित कुमार ने शुरू से जांच स्टार्ट की फिर से 16 अगस्त को एसपी सुमित कुमार ने बॉडी की दोबारा पोस्टमार्टम के लिए रोहतक के हॉस्पिटल में भेज दिया, ताकि लोगों का गुस्सा
शांत हो जाए। लेकिन पुलिस किसी को बचा रही थी, लोगों को भरमात रही थी कि इनका अगर दोबारा पोस्टमार्टम करवाएंगे तो शायद लोगों का गुस्सा शांत हो जाए। लेकिन जब वहां की रिपोर्ट आई तो और भी चौंकाने वाली थी। 18 अगस्त को हरियाणा के डीआईजी ने जो रिपोर्ट की बात बताई, उन्होंने पूरे केस को ही पलट कर रख दिया। उन्होंने बताया कि जो मनीषा थी उसने एक पॉइजन खाया था और एक 13 अगस्त को जब बॉडी मिली थी उसके पास एक नोट्स भी मिला था सुसाइड का, जिसमें लिखा था कि मैं अपने घर वालों की बोझ नहीं बनना चाहती हूँ और मैं अपनी खुदकुशी कर रही हूँ, मम्मी पापा मुझे माफ़ करना। ये सब इंग्लिश में लिखा था, ये सब इंग्लिश में लिखा था। उसके बाद लोगों का गुस्सा और चरम सीमा पे हो गया। उन्होंने कहा अगर सुसाइड नोट मिला था उस दिन 13 तारीख को तो ये बात 5 दिन बाद क्यों बताई जा रही है, और अगर उसने सुसाइड किया था, अगर कोई पॉइजन भी पिया था तो ये बात उस दिन जो फर्स्ट वाली पोस्टमार्टम रिपोर्ट आई थी उसमें क्यों नहीं बताई गई, आज क्यों बताई जा रही है। अब लोगों का सवाल यही था। लेकिन संजय का कहना क्या था कि मेरी बेटी इंग्लिश में तो लिख ही नहीं पाती और ये उसकी रेटिंग ही नहीं है। जो सुसाइड नोट मिला है वो इंग्लिश में था और उन्होंने कहा ये मेरी बेटी की लिखावट नहीं है और मेरी बेटी इंग्लिश लिख ही नहीं पाती है। अब पुलिस दावा कर रही है कि मनीषा के बॉडी में जहर पाया गया है। उसने एक साक्ष्य भी जोड़ दिए, पुलिस ने किसी मेडिकल स्टोर का सीसीटीवी फोटोज भी निकाल के ले आई और बोलती मनीषा ने वहां से दुकान से खरीदा है सीसीटीवी, क्या बोलते हैं, जहर, मतलब कीटनाशक पदार्थ था वो, जो कि अगर आप किसी भी गांव क्षेत्र के कुएं या पानी से नल से पानी पियोगे तो आपके अंदर भी कीटनाशक पदार्थ मिलेगा। और वो पहली रिपोर्ट में नहीं दिखाया गया था, लेकिन दूसरी रिपोर्ट में जो ये बता रहे हैं कि कीटनाशक पदार्थ मिला है और उसके 13 तारीख को बॉडी के पास से वो मिला है, क्या बोलते हैं, नोट्स, सुसाइड नोट्स। लेकिन वहाँ पे अगर उस दिन मिला था तो बताया क्यों नहीं। अब लोगों का गुस्सा और था। अब लोगों की मांग यही थी कि वो जांच सीबीआई को दे और मैं अपनी बॉडी को भी इसका अंतिम संस्कार नहीं करूँगा। उसका उन घर वालों का और जो समर्थक थे वहाँ पे, जो लोग सड़कों पे उतर गए थे, वो बोल रहे थे कि इसकी दिल्ली में हो जांच, एम्स में। जब तक एम्स में इसकी सही जांच नहीं होगी, आरोपी पकड़े नहीं जाएंगे, तब तक मैं बॉडी को नहीं लूँगा। इन्हीं सवालों के जवाब पाने के लिए लोग सड़कों पर कई दिन से बैठे हैं और अभी तक मनीषा का अंतिम संस्कार नहीं हुआ है। अब लोगों का गुस्सा और घर वालों का जो गुस्सा है और जो कह रहे हैं कि पुलिस समय रहते अगर काम कर लेती तो शायद मेरी बेटी आज जिंदा होती। 19 अगस्त को हरियाणा के मुख्यमंत्री ने आदेश दिया कि इसकी जांच सीबीआई करेगी और इसका तीसरा पोस्टमार्टम एम्स में होगा। 20 तारीख को तीसरा पोस्टमार्टम एम्स में हुआ। उसके बाद 21 तारीख को उसका अंतिम संस्कार पुलिसकर्मियों और लोगों की मौजूदगी में उसी के गांव में तकरीबन सुबह 8:30 बजे के आसपास कर दिया गया। अब लोगों की उम्मीद सीबीआई पे है। आखिरकार सीबीआई क्या जांच देती है ये तो बाद में पता चलेगा। फिलहाल ये जांच अभी सीबीआई कर रही है। दोस्तों, मनीषा का एक केस हमें कहीं सवाल छोड़ जाता है। आखिरकार इतनी बड़ी लापरवाही पुलिस से कैसी हो सकती है। हम आपसे अनुरोध करते हैं कि इस कहानी को शेयर करें और मनीषा के लिए इंसाफ की मांग को बुलंद करें। अगर आपके पास इस केस से जुड़ी जानकारी या विचार है तो कृपया कमेंट करके हमें जरूर बताएं। दोस्तों, अगर हमारा ये कहानी अच्छा लगे तो लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें ज्यादा से ज्यादा, ताकि लोगों तक ये वीडियो पहुंचे। और बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि अगली कहानी आपसे छूट ना जाए।